नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। आगे हम कुछ कंटिन्यू करें उससे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जितने दोस्त हैं, जो भी स्कूल फ्रेंड्स हैं या जो भी फ्रेंड सर्किल में आपके दोस्त हैं जो आपके आईआईटीएन बनना चाहते हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये रिकमेंड कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको हम 100% नंबर दिलवा देंगे हर चीज़ में, है ना। वैसे मैं 91, 51, 91 वाला एक फार्मूले की बात बार बार करता हूँ, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि मेरा चैनल उन बच्चों को समर्पित है या वो डेडिकेशन है, उनको मैं डेडिकेट करता हूँ जो भविष्य में आईआईटीएन बनना चाहते हैं, फ्यूचर आईआईटीएन, है ना। जानबूझ के मैंने ये नाम रखा है, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा भी अगर आपके मन में इच्छा है कि मुझे आईआईटी में जाना है या आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, उन सभी बच्चों के लिए मेरा चैनल समर्पित है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप हमें सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए और सब्सक्राइब करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। यकीन मानिए जितना मैं कह रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मेरी जो 4 रिकमेंडेड बुक्स हैं, है ना, समीर बंसल की कैलकुलस, समीर बंसल की अलजेब्रा, विकास गुप्ता की इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आती है, मिक्सिंग वाली नहीं, और विकास गुप्ता की अलजेब्रा, ये 4 बुक फॉलो करिए। मेरा जो वेबसाइट है www.futureiitn.com, उस पर प्रैक्टिस सीट है और मेरे क्लास नोट्स आप खुद बनाइएगा, है ना। दुनिया में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, जो खुद के नोट्स होते हैं ना, मैं अपना ही नोट्स दे दूं तो आपको कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि वो फीलिंग नहीं है उसमें। जब आप खुद अपने हाथ से लिखते हैं, जैसे मेरी ही क्लास को आप अपने हाथ से लिखोगे, अपनी कॉपी पे लिखोगे, तो आपको मालूम रहेगा कि सर इस समय क्या बोले थे। जब वो पढ़ोगे ना तो क्लास का इन्वायरमेंट और ऑनलाइन में तो ये एक फ़ायदा है कि आप जितना बार चाहें रिवाइज कर सकते हैं और एक डिसिप्लिन के साथ पढ़िएगा। सबसे बड़ी बात ऑनलाइन ऑफलाइन को जो डिस्क्रिमिनेट करती है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक फैक्टर होता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन होकर पढ़ते हैं तो फिर दोनों एजुकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है ना। वो सब बाद की बातें हैं कि फ्रेंडली माहौल है, बच्चे देख के कंपटीशन की भाव जगता है, तो वैसे भी हमें मालूम है 5 लाख बच्चों से फाइट करनी है। हम कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं जहाँ पे 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं किसी क्लास में, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो सब बातें अलग है। बस ये जानिए, अपने को परसेंटेज से कंपेयर करिए और हमारे साथ बस बने रहिए, ठीक है ना। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। तो देखो बच्चों, ये क्या है कि हम लोग पिछली क्लास में जैसे क्या क्या पढ़ लिए हैं, तो फंक्शन में बेसिक पार्ट पढ़ चुके हैं, इनइक्वालिटीज़ के सभी टाइप्स हमने बता दिए थे, है ना। मॉड्यूलस फंक्शन बता दिया है 3rd लेक्चर में। 4th लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट समझा दिया है। यह आज आपका 5वां लेक्चर है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। इससे डिटेल, इसका ग्राफ, इससे रिलेटेड इनइक्वालिटीज़, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। वैसे 11th क्लास में जब हम लोग रहते हैं तो लॉगरिथमिक इक्वेशंस पढ़ते हैं, तो हमें ये 11th के भी बच्चों को रिकमेंड करूँगा कि ये क्लास फंक्शन की एटलीस्ट क्लास तो ज़रूर देख लें, या जो पढ़ना चाहें वो पढ़ें। वैसे आइडियली आपकी 10th, 11th, 12th तैयारी करने का टाइम रहता है, तो आप कभी भी। और हमारे जो 13th के स्टूडेंट हैं वो बार बार पूछते रहते हैं कि ड्रॉपर बैच के लिए कोई प्लेलिस्ट, ड्रॉपर बैच के लिए कोई प्लेलिस्ट है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आप ड्रॉप लेते हो ना, और जो पढ़ाया जाता है वो 11th, 12th का ही सिलेबस पढ़ाया जाता है, कोई एलियन का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है उसमें। तो आपको चुपचाप 11th और 12th का क्लास 30 नवंबर तक हम कंप्लीट करेंगे ना, मेरी गारंटी है। 12th का तो हर हाल में कंप्लीट कर देंगे, 12th का तो दिवाली तक ही हमने टारगेट कर रखा है कि कंप्लीट कर देंगे। लेकिन जो 11th का क्लास है, स्पेशली इस 11th का, वो अगर बाई चांस कुछ कंप्लीट नहीं होता है 2-3 टॉपिक, तो वो हम 10 दिसंबर तक हर हाल में महारिवीजन के टाइम कंप्लीट कर देंगे। जैसे स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग, है ना, ये जो पार्ट है ये हम लास्ट में रखे हैं, ताकि 12th के भी बच्चे तो रिवाइज़ करेंगे ना, उनको भी तो जेईई मेन देना है। वो अगले साल थोड़े जाएंगे जेईई मेन देने के लिए, मतलब 2021 में ही देंगे ना, 2022 में थोड़े देंगे जेईई मेन, तो उनके लिए भी है। तो आप परेशान मत हो, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे कई होता है कि फंक्शन पढ़ रहे हैं तो सर वेक्टर 3D कब पढ़ाएंगे, मतलब जो पढ़ रहे हैं ना, घर का मुर्गी दाल बराबर वाली सिचुएशन है। जो पढ़ रहे हैं उसको छोड़कर बाकी पूरी दुनिया के बारे में पढ़ लेंगे। जब पूरी दुनिया पढ़ाएंगे तो कहेंगे सर फंक्शन कब पढ़ाएंगे। तो वैसे मत करिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। हम आपको स्पीडली लेकर जा रहे हैं, और ड्रॉपर से टॉपर बैच का जो प्लेलिस्ट है वो 30 नवंबर तक यहीं करना है। 1 दिसंबर से मैं महारिवीजन सीरीज स्टार्ट करूंगा, जो 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगी। वो 30 दिन की चलेगी, डेली उसमें महारिवीजन करके हर चैप्टर्स को हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे, है ना। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ लिया है 4th लेक्चर में। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड है लॉगरिथम। तो देखो ये क्या होता है कि ए फंक्शन, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको, ए फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, जहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 होता है और ए नॉट इक्वल टू 1 होता है। ये ए ग्रेटर देन 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम नेगेटिव बेस ले लेंगे तो नेगेटिव बेस की हर पावर डिफाइंड नहीं होती है, इसलिए बेस को पॉजिटिव लिया जाता है। अब कहोगे 0 क्यों छोड़ दिया, तो 0 अगर छोड़ देंगे तो ये एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बच्चों कुछ एक्सपोनेंट टाइप का, एक्सपोनेंशियली बढ़ना। तो हम कांस्टेंट फंक्शन को और इस कैटेगरी में नहीं रखते, तो इस वजह से 0 को भी हटा देते हैं और 1 को भी सिमिलर लॉजिक से हटा देते हैं, क्योंकि अगर बेस में 1 रख देंगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन का हो जाएगा पार्ट, और हमें इसको लॉगरिथम में भी कन्वर्ट करना होता है। तो एक वो भी वजह होती है ये लिखने का, जैसे कि हमने लॉग वाले बेसिक में बता रखा है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि जब आप कह सकते हो कि सर जब बेस को आपने पॉजिटिव कर दिया, मतलब 0 के आप राइट साइड में ही हो और 1 आपका ब्लॉक है, तो आपके 2 केस बन जाएंगे, केस 1 और ये केस 2। केस 1 कहता है कि आपका जो बेस है वो 1 से ग्रेटर होगा, और केस 2 कहता है कि 0 और 1 के बीच में होगा। कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। हमारी आदत है कि जैसे हम राइट साइड से काउंट करते हैं, केस 1 केस 2, कई लोग इधर से काउंट करते हैं, एक ही बात है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो व्हेन बेस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 1 हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग इस तरह का ग्राफ लिखते हैं, y इक्वल टू बेस की वैल्यू 2 ले लेते हैं, है ना। तो इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे x की वैल्यू वेरी कराएंगे, और जो 11th के भी स्टूडेंट अगर ये क्लास देख रहे होंगे तो देखो जो बेसिक ग्राफ है उसको बनाने का तरीका यही है, जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं ना कि एक टेबल बना देते हैं, x की कुछ वैल्यूज़ लिखी होती हैं, नीचे y की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ है। हो सकता है 9th के सिलेबस में चला गया हो, लेकिन जब मैंने पढ़ाई की थी तो 10th में था, है ना। तो ये इस तरह से आपका ग्राफ बन जाता है। क्लियर, ये एक्सपोनेंशियली है ना, और इसी एक्सपोनेंशियली के कारण, और ये जो अगर कोऑर्डिनेट पूछें तो ये 0,1 होगा, और ये स्टिकली इंक्रीजिंग है। क्लियर, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये लाइन एसिम्प्टोड्स की तरह बिहेव करती है। एसिम्प्टोड वो लाइनें होती हैं जो स्केचेबल हों और ग्राफ को टेंजेंट इन्फानाइट पे जाके टच करें, इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट दोनों में से। तो ये है। यहाँ पे देखो बच्चों, नेचर ऑफ ग्राफ जो भी बेस 1 से ग्रेटर लेंगे ना, तो नेचर ऑफ ग्राफ तो यही रहेगा, यह इंक्रीजिंग होगा, इसका जो रेंज होगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा, डोमेन तो डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स। तो ये 1-2 चीज़ें लिखेंगे हम लोग नोट करके, यहाँ पे नोट करके पहली चीज़ तो ये लिखेंगे कि जो डोमेन है वो आपका r प्लस है, सॉरी डोमेन रियल नंबर है, वैसे भी हमने यहाँ पे तो लिख ही रखा है, ये कोडोमेन होता है जनरल, और रेंज जो है वो आपका 0 से इन्फिनिटी, 0 पे ओपन इंटरवल है ना। अगली चीज़ ये है कि ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो इसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे, जैसे हमने बताया था ना कि इंक्रीजिंग फंक्शन में देयर इज़ नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और डिक्रीजिंग फंक्शन में देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये भी लिख लीजिए आप कॉपी में, ये लिखते जाइएगा, है ना। आपके नोट्स के लिए ये सब बताता हूँ, नहीं तो मैं बोल के भी तो कल्टी मार लेता। और फिर आप लिखिएगा सेम नेचर ऑफ ग्राफ, सेम नेचर ऑफ ग्राफ फॉर ऑल बेस ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि e की पावर x का ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू e की पावर x, तो आप ऐसे बना देना, है ना। ये 0,1, ये y इक्वल टू e की पावर x है। तो आप कहोगे कि जब सेम एक्सिस पे बनाना होगा तो हमें डिफरेंस दिखेगा, है ना। अब इसका नाम लिखना हो तो e की पावर x लिखें, 2 की पावर x लिखें, 1.2 की पावर x लिखें, कोई भी बेस पाई की पावर x लिख दें, कोई भी बेस जो 1 से ग्रेटर है उसकी पावर x लिख दें। एक तो है ही ऑप्शन, जैसे यहाँ हमने लिख दिया था। लेकिन एक ही एक्सिस पे जब आपको 3-3 ग्राफ बनाना पड़े तब तो रिलेटिव इक्वेशंस देखनी पड़ेंगी ना कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। और यहाँ जो ये जो पढ़ते हैं ना वो इनइक्वालिटीज इन डेफिनेट इंटीग्रल में हम यूज़ करते हैं। बच्चों इनइक्वालिटीज इन डेफिनेट इंटीग्रल जब महा रिवीजन 2020 करा रहा था ना, तो मैं कितनी बार बोला होगा, कम से कम मेरे को लगता है कि
कम से कम 20-25 बार तो बोल ही दिया होगा कि इनइक्वालिटी इज इंडेफिनिट इंटीग्रल, इनइक्वालिटी इंडेफिनिट इंटीग्रल, और देख रहा था 4 नंबर का क्वेश्चन एक चिपका रखा है उन्होंने IIT JEE एडवांस के पेपर में, और वो सारा क्वेश्चन उस तरह का हम लोगों ने याद किया रहता है। बस मतलब किसी की स्टूडेंट को अगर वो क्लासेज याद होंगी तो केवल लिखेगा और आगे बढ़ जाएगा, है ना, उस तरह का था। तो आप अच्छे से करोगे तो हर चीज़ आपको समझ में आएगी। लेकिन हाँ, अब ये सबसे आलस करोगे कि नहीं लिखने का मन कर रहा है, दिल पे पत्थर रख के ही लिखो, लेकिन लिखो, है ना। कुछ भी हो, बहुत मन तो हमेशा आसान रास्ते पे चलने का करता है और वहीं आसान रास्ता आगे ले जाके हमें डुबा देता है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया आपका सेम नेचर ऑफ ग्राफ का मतलब समझाता हूँ। जैसे आपको एक ही एक्सिस पे y = 2 की पावर x, y = 3 की पावर x और y = 4 की पावर x लिखना हो तो क्या करेंगे, वो अब हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया बेस 1 से 0 से ग्रेटर, नॉट इक्वल टू 1, 2 केसेस, ये अभी केस की बात कर रहे हैं। इसमें इंक्रीजिंग ग्राफ निकला। सेम नेचर ऑफ ग्राफ फॉर ऑल बेस ग्रेटर देन 1, ऑलवेज इंक्रीजिंग का मतलब कि जब इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देयर इज़ नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमें कहा जाए कि y = 2 की पावर x, y = 3 की पावर x, y = 4 की पावर x को एक ही एक्सिस पे आपको बनाना है। तो देखो जैसे मैंने तो ये समझा दिया था कि सेम नेचर ऑफ ग्राफ है, लेकिन यहाँ तो अब कैसे होता है ये चीज़ समझिएगा। जैसे ये इस तरह से बनता है बच्चों, है ना, इसको अच्छे से बनाता हूँ, समझिएगा। इसमें क्या होता है ना कि एक तरफ जो ऊपर रहता है वो दूसरी तरफ नीचे आ जाता है ना। ये आपके जैसे मान लीजिए ये हमने ऐसे बनाया तो दूसरा इस तरह से रहेगा, समझना इसको, इस तरह से अलग अलग पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, समझ जाइएगा। और तीसरा ऐसे, ये सभी 0,1 से पास होंगे, है ना। अब जैसे हमें पहचानना है नेचर ऑफ ग्राफ तो हमने सेम रखा, इसमें एक दो चीज़ें हैं तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे हम एरिया से कनेक्ट करेंगे इसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब कौन सा कौन ग्राफ है ये कैसे पहचानेंगे, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे बेस्ट कहते हैं ना कि सोया भी रहेंगे ना इसे चक ये करके, और वो तुरंत पहचानने वाला बेस्ट तरीका। तो आप क्या करिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए 1 जो आपको यहाँ पे पसंद आए। तो एक में वैल्यू रखोगे तो 2, एक में 3, एक में 4, तो ऑब्वियसली ये कौन होगा, 4 की पावर x, है ना। ये तो सेंटर में है तो वैसे भी बोल सकते हो कि सर ये एक ही होगा, y = 3 की पावर x, और ये भाई साहब कौन होंगे, y = 2 की पावर x। क्लियर। और उसी तरह से यहाँ पे एक नंबर लेकर जस्टिफाई कर लेते हैं, जैसे -1 लेंगे तो -1 लेंगे तो एक आएगा 1/2, 2 की पावर -1, 1/2, 1/3, 1/4, तो सबसे नीचे वाला कौन होगा, 1/4। तो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, y = ये 4 की पावर x है, ये y = 2 की पावर x है, और ये जो भाई साहब सेंटर में हैं ये y = 3 की पावर x है। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं, इससे हम लोग क्या सीखते हैं ये मैं बता रहा हूँ। तो कभी इस तरह का है कि फॉर x ग्रेटर दैन 0 तो हम लोग तुरंत लिख देंगे 2 की पावर x लेस दैन 3 की पावर x लेस दैन 4 की पावर x, और इससे रिलेटेड इनइक्वालिटी या इंटीग्रल कर लेंगे। लेकिन अगर आता है कि फॉर x लेस दैन 0 तो फिर क्या करेंगे, 4 की पावर x लेस दैन 2 की पावर x, सॉरी 3 की पावर x लेस दैन 2 की पावर x। तो ये सब हम लोग आगे अपने डेफिनिट इंटीग्रल वाले टॉपिक में यूज़ करते हैं, है ना। एक हम लोगों को ये भी पढ़ना होता है डेफिनिट इंटीग्रल। ये सब ग्राफ व्राफ बनवाया रहूँगा तभी तो वहाँ मज़े करोगे आप लोग, अदरवाइज़ कहोगे कि प्रॉब्लम होगी। सीक्वेंस तो क्लियर ही है, ये पढ़ रहे हैं, इसके बाद ITF पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद सीधे चलेंगे इंडेफिनिट डेफिनिट, फिर एरिया सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, और इसी ऑर्डर में हम डिस्कस भी करेंगे। तो इसको आराम से आप देख लीजिए, ये सब नोट बना के रखिए। ये सब बना के रखोगे ना तो जब मैं एरिया में बात करूँगा तो कहोगे यार ये तो सर ने पढ़ाया है फंक्शन में, ये तो हम खुद जानते हैं, रिवाइज करते करते स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये होता है। अब इसी में 2 और आ जाएँ तो उनको भी बना सकते हैं, 3 और आ जाएँ तो बना सकते हैं। वैसे हार्डली 2 आते हैं, हमने 3-3 लिख रखा है। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बेस 1 से जितना लार्जर रहेगा उसकी पावर ऑफ x उतनी ये स्पीड अप करेगा, है ना। 4 की पावर x, 3 की पावर x, 2 की पावर x, और ये चीज़ इधर उतना ही डाउन होता जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। मेरे ख्याल से ये अच्छे तरह से आप कॉपी पे बना भी लिए होंगे। अब हम लोग देखो 1 से जो ग्रेटर बेस था इसकी तो बात कर लिए, अब 0 और 1 के बीच में जब बेस होता है तो उसकी बात करते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो बच्चों, जैसे केस 2 है जब बेस अपना फ्रैक्शनल हो जाए, जैसे 0 से 1 के बीच में, फॉर एग्जांपल y = 1/2 की पावर x, जैसे कि हम लोग को पता है कि इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना।
तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से भी वैसे लिंक करेंगे। तो इसका जो ग्राफ बनता है मैं यहाँ बना देता हूँ ना, यहाँ देखिए इसका ग्राफ। अगर हम इसमें देखो जैसे 1 लेते हैं वैल्यू तो ये 1/2, 2 लेंगे तो 1/4, 1/9, इस तरह से आपका आते जाएगा तो डिक्रीज़ करेगा। और -1 लेंगे तो 2, -2 लेंगे तो 4, तो ये बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बनता है, यहाँ -∞ से स्टार्ट होगा, ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करता है ना। मैंने उल्टा बनाया है, ये डिक्रीज ही कर रहा है ना। तो 0 से 1, और ये जो ग्राफ है ये y = 1/2 का है। लेकिन इम्पॉर्टेंट वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि सेम नेचर ऑफ ग्राफ फॉर ऑल फ्रैक्शनल बेस ये बनता है ना, सेम नेचर ऑफ ग्राफ। तो इसका भी डोमेन रेंज आपका सेम है ना। आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे डोमेन और रेंज दोनों पार्ट में सेम ही रहता है। ये रियल और रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी, 0 पे ओपन इंटरवल रहेगा, है ना। अगली चीज़ होती है ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, डिक्रीज़ कर रहा है ये, ऑलवेज डिक्रीजिंग। ऑलवेज डिक्रीजिंग का मतलब कि यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में इनइक्वालिटीज़ का साइन हम लोग चेंज कर देंगे अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो, अप्लाई करेंगे तो। फिर ये है कि सेम नेचर ऑफ ग्राफ, सेम नेचर ऑफ ग्राफ फॉर ऑल फ्रैक्शनल बेस। क्लियर, जैसे 1/2 का है, 1/3 का है, 1/4 का है, तो इसी तरह से बनाएंगे। अब इसमें वो क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं कि ड्रॉ रिलेटिव ग्राफ, कंपैरेटिव ग्राफ आप चाहें तो लिख सकते हैं हेडिंग, पिछले हेडिंग में भी लिख सकते हैं कंपैरेटिव ग्राफ्स, है ना। अब हम लोग कंपैरेटिव कुछ स्टडी करना चाहते हैं, तो ये लिखा है ड्रॉ y = 1/2 y = 1/3 और y = 1/4 ऑन सेम एक्सिस। समझना इस चीज़ को। तो मैं यहाँ बनाता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक आप ऐसे बना दीजिए कोई भी रफली। अब दूसरा ये होता है ना दोस्तों कि अगर ये नीचे से जाएगा ऐसे, देखना हम रफ हैंड से बना रहे हैं, और ये होता है कि अगर ये ऊपर से जाएगा तो इस तरह से जाएगा। अब ये सब 0,1 से पास हो रहे हैं, थोड़ा हमने शिफ्ट करके दिखा दिया है, 0 पे वैल्यू 1 है सबकी। अब कैसे असाइन करें, फिर से वही टेक्निक काम आएगी कि हम कोई -1 एक नंबर पिक कर लेंगे, तो -1 पे ये वैल्यू हो जाएगी 2, ये 3 और ये 4। इसका मतलब ऊपर वाला कौन है, तो ऊपर वाला है y = 1/4 और ये है y = 1/2 ये सही से आप लोग लिखिएगा। ये कौन है, तो अगर आप मान लीजिए कि x की वैल्यू 1 लेते हैं तो एक आएगा 1/2, 1/3, 1/4, तो ये सबसे वैल्यू ज़्यादा है, तो दिस इज़ y = 1/2 वैसे भी ध्यान रख सकते हैं, इधर जो नीचे है इधर जाके ऊपर हो जाएगा, जैसे पिछले केस में हो रहा था, और उसी तरह से ऐसे। और ये जो लोअर वाला है ये अपना है y = 1/4 ये आप अच्छे से बनाना, रिलेटिव ग्राफ है, उसी तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो कि फॉर x > 0 की अगर बात कर लें, 0 पे तो तीनों सेम है, लेकिन अगर x > 0 की बात करें तो 1/4 ये सबसे लेस पड़ेगा, फिर 1/3 उससे ले, और फिर 1/2 सबसे ग्रेटर। लेकिन अगर यही चीज़ हम लोग x < 0 के लिए बात करें तो 1/4 सबसे ग्रेटर पड़ेगा, और 1/3 सबसे बीच इंटरमीडिएट, और 1/2 सबसे छोटा। आप उल्टा ऑर्डर में भी मतलब दूसरे तरह से भी लिख सकते थे इसको। तो ये है इसमें नेट सेल में जानते हो लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज कर देंगे सॉल्व करते समय, वो मैं इसके बाद बताता हूँ। बस ये ध्यान रखना कि बेस जब 1 से ग्रेटर होता है तो लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल, वैसे लॉग अभी पढ़े नहीं हैं लेकिन उसमें भी इंक्रीजिंग होते हैं, और जब बेस फ्रैक्शनल होता है दोनों केस में तो डिक्रीजिंग होता है। तो ये मेरे ख्याल से आपका 100% क्लियर हो गया। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी से रिलेटेड। एंड एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़ आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको एक्सपोनेंशियल। इक्वेशन तो हम लोग लॉग में पढ़ते ही हैं, तो ये इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड होंगी। तो इसमें क्या होगा ना बच्चों, ध्यान से देखना, अगर a⁴ (x1 > a⁴ (x2) लिखा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दो केस बना देंगे। पहली चीज़, अगर a आपका 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, तो x1 < x2, तो या तो ये हो सकता है। और अगर a आपका फ्रैक्शनल हो गया तो क्या पढ़े हैं, डिक्रीजिंग।
तो x1 अब ग्रेटर देन और इक्वल टू x2 कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ, ये जैसे लिखा है तो आप कह सकते हो कि 2 की पावर 3x प्लस 1 लेस दैन 2 की पावर 7 माइनस 4x। ये दोनों तरफ 2 है, 2 बेसिकली 1 से ग्रेटर है, तो देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो 3x प्लस 1 लेस दैन क्या लिखेंगे 7 माइनस 4x। अब इसको जानते हैं हम लोग सॉल्व करना, ये इधर आएगा तो 7x और ये इधर आएगा तो 6, तो x लेस दैन 6/7। तो इसका मतलब x इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 6/7 का 0 रख दीजिए। तो 0 रखोगे तो देख ही रहे ये होल्ड करता है। ये एक्चुअली जब हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, तो उस समय कभी कभी इन सब की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको याद होगा जेई एडवांस 2020 में एक एपीजीपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, जिसमें इस तरह की एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़ को आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कैलकुलस के लिए इंपॉर्टेंट है। फंक्शन इज बेसिक ब्लॉक है ना ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपका फंक्शन क्लियर है तो मैथ्स में, और ट्रिको क्लियर है तो आपको मैथ्स में 1% कहीं भी डाउट नहीं हो सकता, और मैथ में आप सुपर एक्सेल कर जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे तरह से। तो ये 1 से ग्रेटर बेस था, तो इसलिए हमने ऐसे किया। अगर बाई चांस ये 1/2 रहता दोनों तरफ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, ये लेस देन का ग्रेटर देन करके आगे बढ़ गए होते। ये पॉइंट ध्यान रखना है। हमने अपने प्रिपरेशन के दौरान मैंने ये देखा था कि अगर ये पॉइंट हमें याद है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और ऑब्वियसली हम एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं, तो इसमें a = 1 और a लेस देन 0 वाला पॉसिबिलिटी है नहीं, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमने एक क्वेश्चन बता दिया, एकदम इत्मीनान से नोट करिए, एक एक करके मैं अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए बच्चों, हमने 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, एक एक करके इनको सॉल्व कर लेते हैं ना। आप आराम से क्वेश्चन नोट करिए, जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। तो 0.34 2 की पावर -2x लेस देन और इक्वल टू 0.34 x² प्लस x प्लस 1। क्लियर। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो फ्रैक्शनल नंबर है तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो 5 - 2x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा, हमने क्या किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया। क्यों चेंज किया बताओ। क्योंकि आप कहोगे कि सर बेस 0 से 1 के बीच में है, इसलिए आप चेंज कर रहे हो। अगर ये बेस 1 से ग्रेटर रहता तो आप चेंज नहीं करते, यही तो आप समझाए हो, वहीं हम कर रहे हैं। एक तरफ ले चलते हैं इसको, तो x² प्लस 3x, और ये इधर आएगा तो कितना होगा -4 लेस देन और इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेना, ये x², ये इधर आएगा तो 3x, और ये इधर आएगा तो -4, और ये 0 इधर, हाँ ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x प्लस 4 और x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -4 से लेकर, है ना, 1 तक। क्लियर। एक बार अच्छे से देख लीजिए, एकदम अच्छे से देखिएगा, समझ में आ गया। ये पहला 100% क्लियर हो गया। अब देखो ये जो दूसरा है, इसमें क्या है कि हम लोगों को ये आदत है कि जैसे देखना, ही पहले क्वेश्चन का ही पार्ट है। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों ये है कि 3 की पावर 2 - 5x, ये 2 - 5x पावर में ही है, और ये 1/3 की पावर 2x प्लस 3। तो बेस अभी क्या है, अलग अलग दिख रहा है। ये एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़ हम लोगों के लिए आसान तब पड़ती है जब बेस सेम हो। तो क्या हम बेस सेम कर सकते हैं, तो कहोगे कि यस, आप इसको 1/3 कर दीजिए, या इसको 3 कर सकते हैं, तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे। हमने पढ़ा था ना इस तरह से एक लॉग में कि a की पावर -x लिखा है, तो इसको 1/a की पावर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तब इसको उल्टा कर दो, तो 5x - 2 इट इज़ लेस दैन 1/3, और यहाँ 2x प्लस 3। समझना। अब ये बेस 1 से लेस हो गया, तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो इसको हमने 2x प्लस 3 कर दिया। अब ये इधर आया तो ये आ गया 3x, और ये इधर गया 5, तो x की वैल्यू 5/3 से इन्फिनिटी तक। क्लियर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये इधर आएगा तो 3x होगा ना, हाँ सही है। ये इधर आएगा तो 5, और इनइक्वालिटी इसलिए चेंज किया क्योंकि ये फ्रैक्शनल बेस है। इस तरह से एकदम थॉट अपने साथ स्ट्रॉन्ग रखिए, है ना। और ये तो मैं अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जेई मेन में तो इसी तरह के क्वेश्चन से मुलाकात होगी, लेकिन जेई एडवांस में इसका एडवांस वर्जन आता रहता है। एडवांस वर्जन का मतलब ये होता है दोस्तों कि बच्चों की, ये मान लीजिए ये हमने क्वेश्चन किया है ना, तो ये हमारे किसी अदर पार्ट में हेल्प कर जाएगा। समझ में आया। जैसे एपीजीपी में मैंने देखा था, एपीजीपी का जो क्वेश्चन आया था इस बार जेई 2020 में,
तो उसमें मैंने देखा था कि अगर बच्चा ये सब पढ़ा हो तो वही है ना, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि धूम मचा देंगे। क्लियर? तो ये मैं मिटाया जाए। अब एक क्वेश्चन और करेंगे जो देखो अभी तक क्या है कि वेरिएबल, जैसे पहला केस लिए बेस 1 से ग्रेटर, दूसरा केस लिए बेस लेस देन 1, तीसरे केस में बेस अलग अलग था तो बेस सेम बनाया। अब एक वेरिएबल बेस का क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें बेस भी वेरी करता है एक्स के अकॉर्डिंग। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है 3x + 4 की पावर 2x + 1 लेस देन 3x + 4 की पावर 4x + 5। अब क्या है, ये वेरिएबल हो चुका है ना। तो इसमें दो केस बनाएंगे। जब वेरिएबल बेस होता है तो केसेस बना के सॉल्व करते हैं। जब ये भाई साहब अपने 1 से ग्रेटर हो गए, 3x + 4 ग्रेटर देन 1, तो उस समय क्या करेंगे, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो 2x + 1 लेस देन 4x + 5। तो इन दोनों को सॉल्व करिए तो ये इधर आएगा तो -3, तो x ग्रेटर देन -1। और यहाँ पे आप जल्दीबाजी में मत सॉल्व करिएगा, मेरा सजेशन ये है कि आराम से करिएगा, है ना। कभी कभी हम लोग जल्दीबाजी में सॉल्व करके अपना ही चौपट कर देते हैं। तो ये 2x और ये इधर आएगा 4 ग्रेटर देन 0। तो ये हम लिख रहे हैं x ग्रेटर देन -1 एंड x ग्रेटर देन -2। दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, तो आप कहोगे कि -1 से इन्फिनिटी है। क्लियर? मतलब -1 से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी देखना 8 लगता है कभी कभी जल्दीबाजी में। अगला केस 2, अगर ये फ्रैक्शनल बेस निकला 3x + 4, कौन फ्रैक्शनल बेस निकला भाई, तो ये निकला। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे मिलके, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको रुकना नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप बराबर कोशिश करते रहिए। मैं वादे करने के लिए नहीं कहता हूँ, आप कोशिश करिए। और हमारे चैनल को आप, मुझे उम्मीद है कि आप अपना चैनल मानते हुए आप सभी बच्चों तक मैसेज पहुंचा रहे होंगे। 5191 फार्मूले को साकार करना है। इस बार IIT KGP की धज्जियाँ उड़ा देनी है उसके पेपर की, लेकिन उसके लिए आपका सहयोग चाहिए बच्चों। आप हमारे से जुड़िए। मैं यकीन दिलाता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं 100% नंबर दिलवाऊँगा, चाहे JEE मेन का पेपर हो या JEE एडवांस का पेपर हो या बोर्ड का पेपर हो या आपका बिट साइट का पेपर हो, है ना, या NDA का पेपर हो। इतना हमारे रडार में जो टॉप के एग्ज़ाम हैं वो हमने नाम लिए, जो 12th लेवल पे स्टूडेंट देते हैं। तो आप चाहते हो कि मैथ की तरह अगर हमारे केमिस्ट्री में भी पढ़ें, तो हमारे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए। हमारा कमिटमेंट ये है कि जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर इस क्रॉस करेंगे तो मैं फिर 5000 सब्सक्राइबर जैसे ही क्रॉस हो रहेंगे केमिस्ट्री की क्लासें आने लगेंगी। और टच वुड दोस्तों, मैं भगवान की दया से केमिस्ट्री इससे लाख गुना बेहतर पढ़ाता हूँ, है ना। आप लोग खुद बोलोगे कि सर केमिस्ट्री की ज़्यादा क्लास लिया करिए। मैथ, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है ना, 10-10 घंटे पढ़ लो, पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ बीता। मज़ा आता है इतना। लोन पेयर इधर से उधर अटैक करेंगे, 4-5 क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बना लेंगे, 4-5 रिएक्शन करा लेंगे, उसमें बैक बॉन्डिंग भी कहीं कहीं आ जाएगी, तो वो इंटरेस्टिंग होता है। उसमें टर्मिनोलॉजी भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तो यार एक 3x + 4 है, एक उससे कंपेयर कर, एक उससे कंपेयर कर, इंटरेस्ट नहीं है तो तब से इसे सिर पकड़ के इसे घूम रहे हैं, क्या होगा, है ना। इस तरह से नहीं। तो आपको अगर धूम मचाना है फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ में, तीनों में, फिजिक्स में भी मैं बता दूंगा आपको। एटलीस्ट मैं आपसे बोलता ही रहता हूँ कि आप HCV पढ़ते रहिए, HC वर्मा की जो बुक है, और इरेडो करिए। इरेडो के जो सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं उनको करिए। आपको पूरी इरेडो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाइए। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है यार। इतना करोगे 91% नंबर आ जाएगा, इतना गारंटी देता हूँ, है ना। 91 मैंने देखा है कि अगर बस इरेडो वो टिप पे होनी चाहिए कि इरेडो का पहला क्वेश्चन, इरेडो का दूसरा क्वेश्चन, इरेडो का तीसरा क्वेश्चन, इरेडो का चौथा क्वेश्चन, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। सर इसमें ये कंसेप्ट लग रहा है ना, एक सांस में। जैसे होता है ना कि हम लोग कबड्डी खेलते हैं, उस तरह से। जैसे फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन, उसकी डोमेन रेंज ग्राफ, उसमें कौन सी इनइक्वालिटी, एकदम टिप पे एकदम गिनो इस तरह से, है ना। हाथ पे गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे मैं गिनती गिन रहा हूँ ना, इसी तरह से सिलेबस को गिनना है।
तब देखिए धुआं मचा देंगे वहाँ पे, एकदम कहते हैं ना पेपर का पूरा पूरा स्वीप, क्लीन स्वीप कर देंगे, है ना। लेकिन उसके लिए तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा ना। आपके जो स्कूल वाले फ्रेंड हैं ऐसे तो रहोगे नहीं चादर तान के सोओगे और ये हो जाएगा। अरे यार IITian बनो, IIT में जन्नत है और जन्नत में मन्नत है ना। IIT में इतनी हरियाली है कि जाओगे तो वहाँ इको फ्रेंडली कैंपस मिलेगा आपको, और कोई टेंशन ही नहीं है वहाँ, है ना। ये मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत ग्रीनरी है, मतलब आँखों को इतना सुकून मिलता है कि कहीं और जाने का मन ही नहीं करता है। बात समझिएगा मेरी, है ना। तो ध्यान रखिए। देखिए तो ये 3x + 4 0 से 1। अब हम क्या कर रहे हैं कि x की, फिर कहोगे कि सर ये तो फ्रैक्शनल हो गया, तो यहाँ तो आपने इनइक्वालिटी को चेंज किया नहीं, तो इधर कर दो। तो हियर वी चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे और 2x + 1, ये भाई साहब लेस थे तो अब ग्रेटर हो जाएंगे, 4x + 5। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब जैसे सॉल्व करते हैं, है ना, ऐसे ही चाहो तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करके लिखते जाओ ताकि कुछ छूटे नहीं। तो ये -4 इधर जाएगा 3x, और इधर -3, है ना। और इधर आएगा ये, क्या लिखेंगे इसको, ये आ जाएगा क्या लिखेंगे, x 2x और +4 < 0 करते जाइए। तो ये 3 से डिवाइड करिए तो -4/3 से x हो जाएगा आपका -1 तक, और यहाँ से x < -2, है ना। एक बार नंबर लाइन पे बनाते हैं इसको, -1 यहाँ कहीं होगा, -4/3 यहाँ होगा। तो पहला कहता है कि बेचारा आप इसी के बीच में रहो, दूसरा कहता है कि -2 से आप लेस रहो। तो ये ऐसे कहोगे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ आएगा ही नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या लिख देंगे, फाई। ज़रूरी नहीं है कि आंसर में फाई ही है हमेशा यहाँ पे। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो केस 1 और केस 2 का यूनियन होता है। ये बीच में लगा है और, आइदर बेस 1 से ग्रेटर, और देखो जैसे कई बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं कि सर यूनियन है या इंटरसेक्शन है। सेट थ्योरी में तो बड़े मज़े आते हैं कि कहते हो कि कॉमन लेना है तो इंटरसेक्शन, और मिनिमम एक में प्रेजेंट हो उसको लिखना है तो यूनियन। लेकिन यहाँ हमारी बैंड बच जाती है। तो आप खुद से पूछो कि बेस पे क्या कंडीशन लगा रहे हो, तो तुरंत आप बोलोगे कि सर बेस आपका 1 से ग्रेटर होगा, और तुरंत आपने लगाया और, मतलब यूनियन बेस 0 से 1 के बीच में होगा, तो और लगाया ना, तो इसीलिए दोनों केस का यूनियन होगा। और ये क्या लिखेंगे आंसर बेटा, तो ये लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो ये वेरिएबल बेस की कहानी विवेक सर की जुबानी है, आप आराम से इसको देखिएगा। ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, कभी कभार भूले भटके आ जाते हैं, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना। उससे सब परफेक्शन और एक्सेलेंसी मिलेगी आपको। क्लियर। इसमें कुछ मिला ही नहीं तो हम क्या करें, कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे इसको। तब आप लिखते हैं अब हम लोग अपना अगला पॉइंट विच इज लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन होती है f ऑफ x इक्वल टू, ए फंक्शन डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। वैसे log ऑफ b टू द बेस a हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं लॉगरिथम में, लेकिन यहाँ ऐसे लिखते हैं जहाँ पे बेस अपना पॉजिटिव होता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, और जिनकी क्लासेज मिसिंग है, लॉगरिथम की क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको ज़रूर देखिए, है ना। अब यहाँ पे भी सेम लॉजिक आप कह सकते हो कि सर आपका जो बेस है वो 1 से ग्रेटर है, सॉरी 0 से ग्रेटर है और 1 नहीं है, तो अगेन बेस के ऊपर 2 केसेस आप बना लेंगे। जब बेस हमारा 0 से ग्रेटर और 1 नहीं है तो आप कहोगे अगेन 2 केसेस, 1 और ये 2। तो केस 1 उठाते हैं अगर बेस की वैल्यू अपनी क्या हो, 1 से ग्रेटर हो। जैसे 1 से ग्रेटर हमने बेस ले लिया, सपोज़ 2 ले लिया, क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली बेस्ड हम लोग 2 ही लेते हैं, और f(x) को y बना दिया। तो देखो बच्चों, हम लोग ये पढ़े हैं कि इसको हम लोग x इक्वल टू 2 की पावर y लिख देते हैं। तो जो इसका ग्राफ है वहीं इसका ग्राफ है, और इसका ग्राफ हम लोग बहुत आसानी से बना लेते हैं, है ना। इसको में क्या करेंगे, y को चेंज करते जाएंगे। x हमेशा पहली से तो पॉजिटिव रहेगा, और y -∞ से +∞। तो ये कुछ ऐसे बनता है इस तरह से। ये है y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 2, या इसको आप 2 की पावर y इक्वल टू x कोई भी लिख सकते हैं। और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1, 0, जैसे कि हम लोगों को पता भी है कि log ऑफ 1 टू द एनी बेस इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये ध्यान रखना। एक्चुअली हमने क्या किया है, ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में, जैसा कि हम लोगों को पता है
उस तरह से कन्वर्ट कर दिया। और ये वही बचपन में जैसे ग्राफ बनाते थे कि एक्स की पहली चीज़ तो एक्स कन्फर्म कर लिए पॉजिटिव होगा, मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ दिखेगा नहीं। और y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू 1, y इन्फिनिटी करोगे, जैसे y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू 2, मतलब x तेज़ी से बढ़ रहा है, y स्लोली बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से टर्निंग होगी। जब x स्लोली और y स्पीडली बढ़े तो वो टर्निंग इस तरह से होती है। वैसे हम लोग इसको सेकंड डेरिवेटिव से कंफर्म कर लेते हैं, जिसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये टर्निंग टी पॉइंट जो बोलता रहता हूँ ना, वो सब आएगा। तो इस तरह से हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट करके आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि पहले तो इसका डोमेन होगा, रियल नंबर नहीं होगा, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर के लॉग डिफाइन नहीं होते इंक्लूडिंग 0। दूसरा, इसका रेंज जो है वो आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसको R आप कह सकते हैं, है ना। तीसरा कि ये ऑलवेज़ इंक्रीजिंग ग्राफ है, ऑलवेज़ इंक्रीजिंग, मतलब बेस जब भी 1 से ग्रेटर रहेगा तो ऑलवेज इंक्रीजिंग, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि दोनों केस में सेम नेचर होता है। फिर ये कह सकते हो कि सेम नेचर ऑफ ग्राफ फॉर ऑल बेस ग्रेटर देन 1। और पांचवा इसमें होता है कंपैरेटिव ग्राफ, जिसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको करेंगे। कंपैरेटिव ग्राफ, आप स्पेलिंग सही से लिखिएगा, कंपैरेटिव ग्राफ्स। तो इसमें वहीं एक बार बेस 2, एक बार बेस 3, एक बार बेस 4। और ये सेम नेचर ऑफ ग्राफ मतलब होता है ना बच्चों की, जैसे ln x का ग्राफ बनाना होगा तो इसी तरह से बना देंगे, log ऑफ x टू द बेस 10 का ग्राफ बनाना होगा इसी तरह से बना देंगे, log ऑफ x टू द बेस 3 का ग्राफ बनाना होगा इसी तरह से बना देंगे। सभी ग्राफ की 1 पे वैल्यू क्या होगी, 0, और नेचर यही रहेगा। लेकिन जब कंपैरेटिव की बात करेंगे तब तो केवल 1 पे वैल्यू 0 आएगी, बाकी सब जगह तो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। तो उनको कैसे रिलेट करते हैं अब हम लोग उसको देखते हैं। तो पहले एकदम इत्मीनान से इसको नोट कर लीजिए, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, इत्मीनान से पढ़िएगा, है ना। और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, तो ये जो पार्ट होता है ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, मतलब इसको कहते हैं कंपैरेटिव ग्राफ, log ऑफ x टू द बेस 2, log ऑफ x टू द बेस 3, log ऑफ x टू द बेस 4 ऑन द सेम एक्सिस। तो मैंने कहा था कि नेचर तो सेम रहेगा। तो देखिए इसको भी बनाने का हमारे साथ सीखिए कैसे होता है ना। हम कहोगे कि सर सबको 1,0 से तो पास कराना ही है। अब ये टर्निंग ये बताता है कि जब यहाँ से जाएंगे तो ये नीचे चले जाएंगे और ये इस तरह से ऊपर, है ना। दिखाने के लिए मैंने ऐसे दूर दूर बनाया है, और ये सभी 1,0 पे पास हो रहे होंगे। अब सवाल ये उठता है, अब जैसे नाम कैसे लिखें, है ना। तो देखो इन ग्राफ को ऐसे लिख दिया जाए। पहला ग्राफ है x = 2 की पावर y, है ना, जजमेंट लेने के लिए। दूसरा ग्राफ है x = 3 की पावर y, और तीसरा ग्राफ है x = 4 की पावर y, 4 की पावर y। एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो मिल ही जाएगा। अब आप क्या करिए, इसमें हमें पता नहीं है ना, हम एकदम बिगनर हैं। तो जब 1 रखेंगे वैल्यू तो एक जगह से आएगी वैल्यू 2, एक जगह से 3, एक जगह से 4। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो y = log ऑफ x टू द बेस 4 है। कैसे जजमेंट ले लिए पता चला, 4 भाई सब सबसे राइट में ही होंगे ना। तो ये बेस 4 वाला ग्राफ है, और ये कौन है, तो y = log ऑफ x टू द बेस 2 है। और ये कहो कि न इधर के न उधर के, तो ये कौन है, log ऑफ x टू द बेस 3, y = अब यहाँ पे जजमेंट लेना हो तो वैसे ही ले सकते हैं, जैसे -1 रखेंगे तो एक वैल्यू 1/2, एक वैल्यू 1/3, एक वैल्यू 1/4 आएगी। तो 1/2 वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये हो जाएगा y = log ऑफ x टू द बेस 4। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि जो, एक मिनट गलत लिख दिया ना, 1/2 वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो ये इधर होगा, और ये जो राइट साइड है ये y = log ऑफ x टू द बेस क्या होगा, लेफ़्ट साइड वाला 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। ये हम अगेन बच्चों इसलिए बता रहे हैं, ये इनइक्वालिटीज इन डेफिनेट इंटीग्रल फॉर, आप कह सकते हो कि अगर 0 से 1 के बीच में हैं तो आपका हमेशा किसी भी स्पेसिफिक x के लिए, किसी भी स्पेसिफिक x के लिए आपका जो log ऑफ x टू द बेस 4 है, इसमें सबसे नीचे कौन है। जैसे यहाँ से हम नीचे जाएं तो ये सबसे नीचे पड़ेगा। तो log ऑफ x टू द बेस 2 इज़ लेस दैन log ऑफ x टू द बेस 3 इज़ लेस दैन log ऑफ x टू द बेस 4। लेकिन अगर हम 1 से इन्फिनिटी तक हैं, है ना, तो फिर उल्टा हो जाएगा। इस समय log ऑफ x टू द बेस 4 लेस दैन log ऑफ x टू द बेस 3, है ना। ये सब कंपैरेटिव ग्राफ आप करते नहीं हो ना, इसीलिए आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जब रिलेट करानी होती हैं तो टफ लगती हैं। तो आप ऐसे मत करिएगा, आप इत्मीनान से करिएगा, है ना।
और मैंने एक्सपोनेंशियल के थ्रू आपको जजमेंट बता ही दिया है। तो 11th वाले स्टूडेंट से भी आग्रह है, मेरी गुजारिश है कि आप लोग आराम से पढ़िए, है ना, कोई जल्दीबाजी मत करिए। फंक्शन है, फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ना, इसमें मज़ा आ जाता है। कैलकुलस की फीलिंग तो यहीं पे आ जाती है आपकी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पढ़ लिया अपना अच्छे से, सब अच्छे से हो गया, डील डन। नोट्स बना रहे हो ना, नहीं बनाओगे तो बेटा बहुत मारेंगे मिलोगे तो, है ना। ध्यान रखना, नोट्स वोट्स बनाना, भले रफ पे ही लिखना, लेकिन लिखना, है ना, अच्छे से लिख लोगे तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि मैं नोट्स वोट दूंगा नहीं, पहली बात। कई तो कहते हैं सर नोट्स दे दीजिए, अरे का दूँ, इसके बारे में तो हम खुद नहीं, हम आज तक नहीं पढ़े हैं, है ना, किसी बुक में कि रिलेटिव ग्राफ, कंपैरेटिव ग्राफ। हो सकता है किसी बुक में दिया हो, लेकिन हमें लगता है कि ये बता देने से ये जो कोरिलेशन है एरिया अंडर कर्व या डिफरेंशियल इक्वेशन या आपके इनइक्वालिटीज इन डेफिनेट इंटीग्रल, तो वो सब बहुत आसान हो जाता है, इसलिए मैं बताता हूँ, है ना, और कोई रीज़न नहीं है। तो ये कंपैरेटिव ग्राफ भी हो गया, बेस 1 से ग्रेटर वाला केस कर लिया। अब पढ़ते हैं दूसरा केस, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, जब बेस आपका फ्रैक्शनल होता है, आप कह सकते हो कि उसी का केस 2 डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए स्टार्टिंग से नोट लिखे होंगे तो बेस में हमने 2 केसेस बनाया था ना, एक 1 से ग्रेटर और एक 0 से 1। जैसे फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू ले लेते हैं 1/2, तो अपना ग्राफ क्या दिखेगा, y = log ऑफ x टू द बेस 1/2। हम लोग ये जानते हैं कि इसको log की प्रॉपर्टी से log ऑफ x टू द 2⁻⁻1, और इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम्स log ऑफ x टू द बेस 2। देखो जैसे y = 5 लाइन है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड अबव, सॉरी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड अबव x एक्सिस, y = -5 क्या होगा, जस्ट उसके बिलअप हो जाएगा। तो माइनस लगाने से क्या होता है ना, पूरा ग्राफ अपना x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसको समझिएगा। अगर आप एक तो होते कि कन्वर्जन से कर सकते हैं, पहले मैं ये बना रहा था ना, अब इस तरह से बना देंगे, बस यही चेंज होगा इसमें। मैं कह रहा था कि पहले ऐसे बनाते हैं, ध्यान देना, उसको डॉटेड आप चाहो तो बना सकते हैं, मैं मिटा दूंगा। फिर ये बनाते हैं हम लोग, बेस अगर 1 से ग्रेटर होता था, इसी का मिरर इमेज, तो ये इधर गया तो इसका मिरर इमेज ऐसे, तो ये इसे तो इधर ऊपर गया, है ना, ये हम हटा दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये है आपका 1,0 और ये y = log ऑफ x टू द बेस 1/2। इनफैक्ट किसी भी बेस जो फ्रैक्शनल हो उसके लिए ये होल्ड करता है। तो इसके बारे में क्या जानते हैं कि पहली चीज़ तो डोमेन रेंज सेम ही होगा। एक लिखिए कि ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्राफ है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल में भी होता था। एक्सपोनेंशियल में भी बेस अगर 0 से 1 के बीच में हो तो डिक्रीजिंग, लॉगरिथम में भी डिक्रीजिंग। ऐसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं उसके डेरिवेटिव भी फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, और अगर फंक्शन इंक्रीज करता है तो उसका इन्वर्स भी इंक्रीज करेगा, और फंक्शन अगर डिक्रीज करता है तो उसका इन्वर्स भी डिक्रीज करेगा। तो ऑलवेज डिक्रीजिंग, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि सेम नेचर ऑफ ग्राफ, सेम नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ फॉर ऑल ए लाइंग बिटवीन 0 to 1। तीसरा होता है कंपैरेटिव ग्राफ, है ना। तो कंपैरेटिव ग्राफ हम लोग करेंगे अभी इसके अगला पॉइंट में, कंपैरेटिव ग्राफ्स। तो ये क्या है, तो आप क्वेश्चन यही लिख लीजिए, फिर इसका आंसर हम अगले पेज पे बताते हैं। तो ये इसी में हटा के बता देंगे। ड्रा द ग्राफ ऑफ y = log ऑफ x टू द बेस 2 1/2, y = log ऑफ x टू द बेस 1/3, और y = log ऑफ x टू द बेस 1/4 ऑन द सेम एक्सिस। ये बेस में 1/4 है, ऑन द सेम एक्सिस। तो बच्चों ये काम करिए आराम से, पहले ये नोट कर लीजिए, है ना। ये तो आप नोट कर चुके होंगे, है ना, इसका इत्मीनान से नोट कर चुके होंगे ना। तो मैं यहीं पे बना देता हूँ ना, कौन अब दूसरा करे। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इन भाई साहब को उड़ा देंगे, क्योंकि हमें अब इन तीनों को बनाना है एक ही एक्सिस पे, समझना है इस चीज़ को। तो नेचर तो सेम है, तीनों 1,0 से पास करेंगे। तो देखिए थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे, तो ये ऐसे बनाया, एक इस तरह से जाएगा, और एक आप कहोगे ये यहाँ से आएगा और ऐसे ऊपर चला जाए। अब सवाल ये है कि नाम लिखने में दिक्कत होती है ना। समझिएगा मैं कैसे आराम से लिख देता हूँ, बिना कुछ समझे सोचे, आराम से प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करते हुए कैसे लिखते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे एक 1 पे जजमेंट लीजिए, तो इन सबको अगर y की वैल्यू 1 कर देंगे हर जगह,
तो एक आएगा, आप ध्यान से देखो 1/3, एक 1/2, एक 1/4। तो ये 1/2 वाला सबसे इधर रहेगा, 1/2 सबसे बड़ा होता है ना। तो ये हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस 1/2, है ना। और कहोगे कि सर ये हो जाएगा log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 1/4। लेकिन यहाँ से ये नीचे आना चाहिए, तो इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इस तरह से आप रखो -1। तो जब -1 रखोगे बेटा तो एक आएगा एक आएगा 2, एक आएगा 3, एक आएगा 4। तो ऑब्वियसली ये कौन हो जाएगा, 4 वाला, y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 4। ये मैं चेक करके बता रहा हूँ। कई तो सोच रहे हैं कि सर कर क्या रहे हैं, बताओ कर क्या रहे हैं सर। यही सोच रहे हो ना, क्या कर रहे हैं तब से। तो बेटा देखो, इस तरह के क्वेश्चन ना हम मतलब कितना रटवाएंगे यार। एक फर्रा बना के एक पन्ना लाया हूँ, है ना। सारा चीज़ बस ये पढ़ाना है। लॉग के बाद कंपैरेटिव ग्राफ बता देना, फिर इनइक्वालिटी का कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। इतना ही लाए हैं ऐसे 4 पन्ने का फर्रे में, और ये सब अब समझाना है। तो अब ये सब थोड़े कि क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है बेटा। जैसे नेचर तो सेम है, और टर्निंग से ये दिख रहा है कि जो यहाँ से स्टार्ट होगा वो नीचे जाएगा। इसकी ऐसी टर्निंग होती है क्योंकि यहीं से पास भी करना है इस, ठीक है। तो और उसको जस्टिफाई भी कैसे कर दे रहे हैं, जैसे कि मैंने ये कहा, एक मैं दिखा भी देता हूँ ना, नहीं तो सोचोगे कि कैसे कर दिए बार बार। और पहले नाम हम लिख लेते हैं। ये है y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 1/2। देखो मैं कह रहा था कि जैसे -1 लिख दिया log ऑफ x टू द बेस 1/2 का, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी ना, उसी तरह से एक 3 आएगी, एक 4 आएगी। तो जो 4 आएगी वो सबसे राइट साइड में रहेगी ना। 4 इज x, सबसे 4 क्या है, सबसे बड़ा। तो 4 के जैसे y जैसे राइट साइड में जो दिख रहा है ना वो बेस 1/4 वाला है, और लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है बेस 1/2 वाला है। ये बीच वाले को तो छोड़ ही दो, ये तो भैया 1/3 वाले रहेंगे, ना इधर के ना उधर के, है ना। तो ये रहा आपका लॉग का ग्राफ। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि डिक्रीजिंग है। दूसरा, बेस जब 1 से ग्रेटर था तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि एक दूसरे के इन्वर्स भी होते हैं। तो बेस जब 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग, बेस जब 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग। अब इससे रिलेटेड कुछ इनइक्वालिटीज़ करेंगे। अब कहोगे कि सर इक्वेशन वाले प्रॉब्लम्स भी करा दीजिए। तो बेटा 11th क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड है, उसमें लॉगरिथम के लेक्चर हो चुके हैं, होने वाले हैं 1-2 और। तो पैरेलली क्लास चलती रहती है। तो वो 11th फाउंडेशन की प्लेलिस्ट में जाके आप 12th के भी हो, कोई माँ कसम तो खाए नहीं हो कि 11th का कोर्स हम रिवाइज़ नहीं करेंगे, जेई वाले दिन सेंटर पे करेंगे रिवाइज़, तो उसको भी आप रिवाइज़ करते चलिए। अब इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या होना चाहिए। जब आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हो तो पहले 12th का सिलेबस पूरा करा जाता है, उसके बाद 11th को टहला दिया जाता है, कहा जाता है कि बेटा पढ़ लेना खुद से, पढ़े हो साल भर पहले। यहाँ तो आपका एडवांटेज है ना, आज लॉगरिथम पढ़ लो, फील वहीं लो, तो एडवांटेज भी है। हर चीज़ एक साथ नहीं मिलती ना, सबको एक साथ सब कुछ मिल जाएगा तो फिर वो महाराज नहीं बन जाएगा, राजा हो जाएगा ना फिर। इसी बात, कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा, और कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ खोने से भी काम नहीं चलेगा। तो ये वही बात है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा आपको अंतर आएगा। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जो क्वेश्चन होती हैं उसमें और एक्सपोनेंशियल में थोड़ा सा अंतर है। पहले मैं नोट करके वो समझा देता हूँ ना, नहीं तो कहोगे कि सर दोनों को जब एक ही साथ डील करना था तो आप एक ही साथ बता दिए होते। बता रहा हूँ 1 मिनट। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। अब एक साथ समझ में आएगा ना, दोनों में कोरिलेट करिए। पहले एक्सपोनेंशियल और इधर हम लोग लिखेंगे लॉगरिथमिक, है ना। पहला वाला पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार फिर से लिख रहे हैं। इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने ऐसे कुछ लिखवाया था कि a की पावर x1 लेस देन और इक्वल टू a की पावर x2 अगर है, या x और y भी लिख सकते हो, है ना। x और y ही लिख दिया जाए यहाँ पे, तो क्या लिखा जाएगा ये। तो हमने कहा था कि अगर आपका बेस 1 से ग्रेटर है तो देयर इज़ नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और अगर फ्रैक्शनल बेस है तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ही कुछ होगा, log ऑफ x टू द बेस a लेस देन और इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a। तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिपेंड करता है। व्हेन a अगर आपका
1 से ग्रेटर हो गया तो आप लिखेंगे x लेस देन और इक्वल टू y। सिर्फ इतना लिखेंगे ना तब दिक्कत हो जाएगी। हम ये भी तो इंश्योर करना होगा कि ये भाई साहब लोग पॉजिटिव हैं, तो हमें x को 0 से ग्रेटर करना होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए ये 3 पेन है, समझना इस चीज़ को, है ना। ग्रीन कलर का पेन ले लेते हैं, एक और लेना पड़ेगा ना, जैसे ये सपोज, है ना, एक और ले लेते हैं। ये है, ये काली पेन है और एक ग्रीन पेन है। तो ये अगर हमें ग्रीन पेन काली पेन से ऊपर रख दिया और ग्रीन पेन, और ये मार्कर जो है वो ग्रीन पेन से भी ऊपर रख दिया हूँ, तो ये अंडरस्टूड है ना कि ये मार्कर जो है वो इस काली पेन से ऊपर है। जैसे अगर हमें इसको पॉजिटिव प्रूफ करना है इसको, और इससे बड़ा, इससे छोटा नंबर ये है और ये खुद पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना वो यहाँ पे भी होल्ड करता है कि जब x आपका पॉजिटिव हो गया और y ऑलरेडी x से ग्रेटर है तो y ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक एडिशनल बन जाता है, वहाँ नहीं लिखा है कहीं भी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा डिफाइन होता था। बेस अगर आप ग्रेटर देन 1 कर दीजिए तो डोमेन हम लोग r लिखे थे, यहाँ पे डोमेन r प्लस लिखे थे ना, लिखे नहीं थे क्या इसको? लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन लिखे हैं ना, 0 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, देख लेना, है ना। शायद हमने लिखवाया है अभी, क्योंकि बिना डोमेन के कैसे आगे बढ़ गए। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि व्हेन अगर a की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में हो गई तो इनइक्वालिटी का साइन तो बेटा चेंज कर देंगे, लेकिन ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव कर देंगे। तो ये जो एडिशनल वर्क बढ़ रहा है ना, इसीलिए लॉग टफ हो जाता है। जल्दीबाजी में स्टूडेंट लोग क्या करता है, इसी को भूल जाता है। और यही सोच के जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट ये याद रखेगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जो सी पॉइंट है, जो टर्निंग पॉइंट है आपका, टी पॉइंट, वो आपको ध्यान रखना होगा, जो आपको टर्न करके अपने लक्ष्य की तरफ ले जाएगा, टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया ना। तो देखो अब इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या हुआ। अब आपको कुल मिला के देखना है कि ये बेस 1 से ग्रेटर है तो देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और एडिशनली इन दोनों को भी पॉजिटिव करना है। और बेस अगर फ्रैक्शनल है तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप आराम से नोट कर लीजिएगा, है ना। अगर दिक्कत होती है तो वीडियो पीछे करके नोट कर लीजिएगा। जैसे हमने बताया है, आप खुद बोल के भी, ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड पे देख के ही नोट करो, जो मैं बोलता हूँ उससे भी तो नोट कर सकते हो। कुछ एक्सप्लेन करते हैं और वो अच्छा रहता है तब आप बोर्ड पे ज़रूर देखिए, है ना। नहीं तो मुंडी कभी कॉपी पे कभी ऊपर, ऐसे चलता रहेगा तो इससे तो होगा नहीं काम, है ना। तो देखो ये भाई साहब अपने 2 से ग्रेटर निकले तो सीधे आंसर ही लिखा जाए, ये 5 - 2x, एंड इसको क्या करें 2x + 3 एडिशनली ग्रेटर दैन 0 कर दें। तो बस इस इंटरसेक्शन ले लीजिए इन दोनों का, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 से ग्रेटर है। तो ये इधर ले आओगे तो 4x, ये इधर जाएगा तो 2, और ये x ग्रेटर दैन -3/2। तो ये कितना आया, x लेस दैन, तो -3/2 से x अपना कितना आ गया 1/2, दैट इज़ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3/2 से 1/2। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक को लिख के कल्टी मार लेता है, ये 1/2 ही होगा ना, देख लेना, है ना। कभी कभी लगता है समझाने के चक्कर में मैं गलत ना कर दूँ, सही लिखे हैं ना, अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि आंसर तो है नहीं, क्या करेंगे, सही ही होगा। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो आप इसको आराम से देखिए और नोट कर लीजिए। ये जो बोला ना, इसको ध्यान रखना बच्चा लोग, क्योंकि logarithm is not defined for all real number, logarithm is only defined for positive real number only। इस वजह से जहाँ भी डोमेन और रेंज में रेस्ट्रिक्शंस आती हैं ना, वो फंक्शंस आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ये सब में रेस्ट्रिक्शन थोड़ी थोड़ी हैं कहीं ना कहीं, इस वजह से थोड़ा टफ लगते हैं, और कोई वजह नहीं है इसका टफ करने का। क्लियर? अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, तो अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, और इस तरह से दिया है ना। तो हम लोगों को आदत है कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ में बेस को पहले सेम रूल बनाते हैं, मतलब सेम कर देते हैं। तो इसको हम लोग बेस 2 पे ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर -2,
ये तो फिर से -2 ही हो जाएगा ना, log ऑफ 2x + 3 टू द बेस 2, और सिमिलर लॉजिक से इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2³ टू द बेस 2, और बेस 2 1 से ग्रेटर है तो देयर इज़ नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये 1/4, ये 2x + 3, और इधर आपका हो गया 8, यहाँ इक्वालिटी रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी नंबर 1/4 से ग्रेटर है तो अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव तो हो ही गया, तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1/4 - 3 ये 2x, और इधर 8 - 3, और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया -12, 1 - -11/8, है ना। एक बार चेक कर लेना कहीं जल्दीबाजी में गड़बड़ न कर दें, है ना, बार बार डर लगता है यार, क्योंकि सॉल्यूशन लिख के तो लाए नहीं है कुछ। 1/4 - 3 करेंगे तो 1 - -11/4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो -11/8 आएगा, और ये 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 से 3 हो जाएगा 5, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 5/2, बिल्कुल सही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -11/8 से 5/2 पे क्लोज्ड। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसमें आप याद रखना है इसको, है ना, कि बेस सेम लिख देते हैं, जैसे आपको हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि log ऑफ a टू द बेस a हमेशा क्या होता है 1, और एक पढ़े हैं कि log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस a कितना हो जाएगा, ये m हो जाएगा, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, है ना, अगर ये सारे टर्म्स डिफाइन हैं तो। एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसमें, फिर ये हो जाएगा। और लॉगरिथमिक इक्वेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, और याद रखिएगा समीर बंसल जी की जो बुक है अलजेब्रा वो मैं प्योर कराऊंगा। और बच्चों मैं बता रहा हूँ ना, जे सिंगल चॉइस है, एक देखो मैं चाहता हूँ कि पूरा कोर्स को, है ना, एक बार कोरिलेट करें। अगर हम एक ही चीज़ ख़त्म करते हुए जाएंगे तो रिवीजन की टाइम नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंगल चॉइस सबके निपटाएंगे, फिर इंटीजर सबके निपटाएंगे, फिर इंटीजर जब हो जाएगा, मैं अपने प्रैक्टिस सीट वाले में भी जो वेक्टर 3D है, वेक्टर 3D उसमें तो पूरा फुल करा दूंगा, क्योंकि वो सिस्टमेटिक थोड़ा नहीं है, उसमें फुल मिक्सअप टाइप का है। तो फिर क्या करेंगे, एक बार इंटीजर सबके निपटाएंगे, और फिर जब इंटीजर हो जाएगा जेई मेन भी हो जाएगा। देखा जाए तो आप जेई मेन में यही तो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर टाइप, सिंगल चॉइस टाइप और इंटीजर टाइप जो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। और जब जेई मेन जैसे ही होगा तो जो एडवांस बैच होगा, और जेई मेन अप्रैल के लिए तो अलग चलेगा प्लान, लेकिन जो एडवांस है उसको तो फिर मेन से मिक्स नहीं करेंगे ना, दोनों का एकदम अप्रोच ही अलग अलग होता है एग्ज़ाम का। कई बच्चे रिलेट कर लेते हैं, हालत ये रहती है कि सेम नंबर के बच्चे, है ना, जिसकी 52 रैंक आती है वो जेई एडवांस में कौन सी रैंक मार देता है, 7 रैंक मार देता है। जेई मेन में 52, जेई एडवांस में 7 रैंक, और जिसकी 53 रैंक रहती है वो 420 421 पे पहुंच जाता है। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना, कोई रिलेशन नहीं है। और जिस बच्चे की 180 रैंक थी आपकी जेई मेन में, उसकी ओवरऑल रैंक आई है 180 वाले की कितनी, 180 वाले की रैंक आई है 5 जेई एडवांस में, है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई कोरिलेशन नहीं है। आप लोग कोरिलेट कर लेते हो कि जेई मेन चौपट कर दिए तो वो उधर अच्छा, कोई रिलेशन नहीं है। मेरा मानना है कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों एग्ज़ाम का, है ना। हाँ, कंटेंट सेम पढ़ना है, अप्रोच अलग अलग है ना। मैं पहले से ही बोलता था, आप जेई में एडवांस का देख लीजिएगा, जो मैंने क्रैश कोर्स आपको लिखा हुआ है उसमें देखना, हर बात पे एक बार बोले हैं कि हाँ ऐसे नहीं होगा कि 24 टॉपर एडवांस में डिसाइड हो जाएंगे। 24 टॉपर कहाँ है यार, 1-2 नंबर क्लास नहीं किए किसी के जो टॉपर्स लिस्ट में है ना। 352 के बाद सीधे 350 के नीचे नंबर है दूसरे रैंक का। तो ये बात है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, सॉल्व फॉर एक्स, है ना। तो ये टर्म बार बार ये अपीयर कर रहा है, तो इसको टी मान लेते हैं स्टार्टिंग में। क्लियर। तो देखिए ये सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, है ना, इसको हटा ही देते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, log ऑफ x टू द बेस 2 जो बार बार कर रहा है उसको t मानते हुए पहले t का रेंज निकालेंगे। आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन t से सॉल्व करना या y से सॉल्व करना थोड़ा बेटर होता है। तो log ऑफ x टू द बेस 1/2 को हमने क्या माना, t मान लिया। तो ये हो गया t² - 5t + 6 ग्रेटर दैन 0। समझिएगा इसको। तो ये क्या लिखोगे, तो t - 2 और ये t - 3 फैक्टराइज हो जाएगा मेथड ऑफ इंटरवल। तो ऐसे कुछ बनाते थे, यहाँ 2 यहाँ 3, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव।
तो आपको क्या चाहिए, ग्रेटर दैन 0 चाहिए, तो हैंस t आपका लेस दैन 2 होगा और t ग्रेटर दैन 3 होगा। t मतलब टर्निंग पॉइंट नहीं, यहाँ log ऑफ x टू द बेस 2 की बात हो रही है, तो ये 2 से लेस होगा, और log ऑफ x टू द बेस 1/2 ग्रेटर दैन 3 होगा। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसको ध्यान रखना। जैसे इसको ना कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली x लिख दिए, है ना, और यहाँ लिखेंगे 1/2 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर ये इक्वेशन रहता तो 1/2 की पावर 2 लिखते हैं ना, तो 1/2 की पावर 2। लेकिन ये फ्रैक्शनल बेस है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे x लेस दैन 1/2 की पावर 3। लेकिन बेटा कितना भी लेस हो, ये तो 0 से ग्रेटर रहेगा ना, और ये 1/4 से कन्फर्म किए हैं ग्रेटर, तो अंडरस्टूड है। तो ये 0 से लेकर 1/8 आएगा, यूनियन 1/4 से लेकर कहाँ तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक। यहाँ मैंने इसलिए इसको ग्रेटर दैन 0 नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी 1/4 से बड़ा है, तो जो नंबर 1/4 से बड़ा है वो अंडरस्टूड हो जाता है कि 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे 1/8 से छोटे दिखाने में लगे हैं, तो 1/8 से अगर छोटे की बात करें, नंबर लाइन पे कुछ सीखते हैं नंबर्स। पहले केस में क्या था कि 1/4 से ग्रेटर था तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन ऐसे जाएंगे तो यहीं पर ना रह जाएंगे, इधर तो ये ब्लॉक हो जाएंगे क्योंकि लॉग डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, कई बार आंसर में घचर पचर कर देते हैं स्टूडेंट, तो वो काम नहीं करना है आपको। पहले log ऑफ x टू द बेस 1/2 को t मानना है। कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसको माइनस log ऑफ x टू द बेस 2 मान सकते हैं, वो आपकी चॉइस से मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर सेम आएगा। फिर ये सब लिखते जाइए, ये पॉजिटिव साइन वाला, जैसे यहाँ लेस देन होता तो 2 से 3 लिखते, तो उस समय आंसर 1/8 से 1/4 आ जाता। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया ना पूरा अच्छे से? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स भरिए। और दोस्तों एक चीज़ और, जैसे स्टार्टिंग में मैं कुछ बता देता हूँ, है ना। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सारे इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ बता देंगे। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सॉल्व फॉर x, और ये लिखा है 2 लेस दैन 2 की पावर 1/x लेस दैन, यहाँ इक्वलिटी लगा देते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा क्वेश्चन। तो अब इसको करना है, तो समझिएगा इसमें क्या करेंगे, x निकालना है। तो पहले लिखते हैं 2 लेस दैन 2 की पावर 1/x लेस दैन और इक्वल टू 5, लॉग ले लेते हैं टू द बेस 2। और बेस 2, अब ये सब याद होना चाहिए इंटायर कैलकुलस में। बेस 2 मतलब ये इंक्रीजिंग ग्राफ, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 लेस दैन 1/x लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, इधर log ऑफ 5 टू द बेस 2, इनइक्वालिटी ये तो 1 हो जाते हैं, तो ये हो गया 1 लेस दैन 1/x लेस दैन और इक्वल टू log ऑफ 5 टू द बेस 2। अब ध्यान से देखिए, अगर इंटरवल पॉजिटिव होता है तो हम लोग डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर देते हैं, और देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो आपको हमने ये भी सिखाया था कि इनको एक्सचेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, यहीं लिख देता हूँ 1 ग्रेटर दैन x ग्रेटर दैन और इक्वल टू log ऑफ 2 टू द बेस 5। तो ये आपका आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल log ऑफ 2 टू द बेस 5 टू 1 ओपन इंटरवल। तो ये है आंसर। एक बार अच्छे से देख लेते हैं क्या किया हमने। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा अप्रोच अलग था, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ। जैसे x निकालना है तो पहले हमें ये लाना होगा, तो log से आएगा, बेस 2 इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, बस ऐसे ही डंडी खींच देना, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, और ये log ऑफ 5 टू द बेस 2 होगा। जब रेसिप्रोकल की बात करें, जिसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, तो उसमें भी आप तुरंत बनाया करिए ऐसे, है ना, तुरंत दिमाग में ऐसे जाना चाहिए। अब कुछ x एक्सिस y एक्सिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी जब पॉजिटिव इंटरवल रहता है तो डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर देते हैं, और देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका भी पढ़े हैं कि एक हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं लॉगरिथम में, कि log ऑफ b टू द बेस a अगर है तो इसको 1/log ऑफ a टू द बेस b लिखते हैं, है ना। ये log में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, थोड़ा अच्छा लगेगा, आप इसे भी छोड़ सकते हैं, है ना। log ऑफ 2 टू द बेस 5 टू 1, log ऑफ 2 टू द बेस 5 पे ये क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा ये, तो आपका होगा कि सर क्लोज रहेगा और यहाँ ओपन रहेगा। तो बच्चों ये है लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं ये कह रहा था कि देखो इसीलिए कहते हैं ना, अनाउंस कर देना चाहिए, ध्यान से उतर गया क्या है। चलिए कुछ अनाउंसमेंट मैं ये कर देता हूँ कि जो हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट हैं वो एक बात का ये ध्यान रखें कि उनके लिए हम फंक्शन
अभी 30 नवंबर तक तो अलग से नहीं पढ़ाएंगे, वो आपका 12th का सिलेबस है। लेकिन मैथ में अंडरस्टैंडिंग बेटर हो तो आप 11th का लॉगरिथम के साथ साथ 12th के भी फंक्शन कराएंगे। वैसे मैं उस क्लास में भी अनाउंस कर दूंगा, है ना। ये पूरा कंटेंट एक साथ पढ़ लो बच्चों। जो 11th है उनके लिए तो एडवांटेज है, आप कोशिश करो कि 2021 में ही हम पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लें, ताकि 22 में हम पूरा अच्छे से बैटिंग करें, बैटिंग पिच पे पावर प्ले लेकर। तो वो ध्यान रखिएगा। और जो हमारे 2021 वाले स्टूडेंट हैं, 2021 वाले, वो लोग अच्छे से 2020 तक ही हमारा प्लान ये है दोस्तों कि दिवाली तक हम कैलकुलस हर हाल में ख़त्म करने जा रहे हैं। उसके पहले कर देंगे, इतना मेरे को पक्का भरोसा पता है। और 30 नवंबर तक आपका 12th का एवरीथिंग, मतलब उसमें मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको वेक्टर 3D सब लपेट लिया जाएगा, है ना, जो भी होगा। और 11th का भी ऑलमोस्ट 11th के चैप्टर्स में कोऑर्डिनेट तक तो हम कवर कर देंगे उस दिन तक। कोऑर्डिनेट के बाद जो है, जैसे बायनोमियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, तो इधर 12th में हो जाएगा। तो 11th की जो तो महारिविजन सीरीज जब स्टार्ट करेंगे ना, तो उस समय उन चैप्टर्स को पहले रखेंगे जो हम 11th में बाई चांस, वैसे मेरा पूरा प्रयास रहेगा, लेकिन बाई चांस अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाओ ना यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, उससे लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ा मन लगता है। और आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स, मैथ तीनों में धूम मचाना है ना, एकदम धुआं धुआं उड़ा देना है पेपर का। हम आपके लिए 2 सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं ना, हम तो अभी मैथ पढ़ा रहे हैं। आप हमारे सब्सक्राइबर जैसे ही 5000 की बाउंड्री क्रॉस होगी, 5000 एक सब्सक्राइबर से 5000 2 नहीं होगा, केमिस्ट्री की क्लास उससे पहले हो जाएगी, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको उतनी मेरी हेल्प करनी होगी। आज सब्सक्राइबर करिए, शाम को क्लास हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है, मैं आज भी अपना 50% टाइम मैथ को देता हूँ और 50% टाइम अपना केमिस्ट्री को देता हूँ, है ना। आज भी मैं कुछ भी पढ़ता हूँ तो केमिस्ट्री से टच में हूँ, है ना, सब कुछ रिलेटेड है। और वो तो आसान सब्जेक्ट है वैसे भी, पता ना जनता क्यों परेशान रहती है ना। तो ये ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट और प्रमोट भी करते रहिए। अपना चैनल मानिए बच्चों, ये मेरा चैनल उन विद्यार्थियों को समर्पित है जो भविष्य में IITian बनना चाहते हैं, फ्यूचर IITian, जो फ्यूचर में IITian बनना चाहते हैं। और ये आपका चैनल है बच्चों, तो आपके जो भी स्कूल फ्रेंड्स हैं या जो भी दोस्त मंडली हैं, सखी सहेलियां हैं, उन सबसे शेयर करिए। हमारे चैनल के बारे में बताइए कि विवेक सर के यहाँ अगर 100% मैथ में स्कोर चाहते हो ना, तब एक बार उनसे मिल लो, है ना, एक बार उनका क्लास देख लो। उसके बाद आपको उसको दूसरी बार रिकमेंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे को इतना भरोसा है कि अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो बच्चा ज़रूर आएगा, और अगर अच्छा नहीं पढ़ाता बच्चे तो ऐसे भी हम और आप कुछ नहीं कर सकते। बस उसके यहाँ मैसेज देखो, हमारे पास मार्केटिंग के इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपको मार्केटिंग करें और एक एक बच्चे के पास जाके बताएं। तो हमारे लिए जो स्टूडेंट हैं वो लाइफ लाइन है। स्टूडेंट का सिलेक्शन ही हमारे लिए उस इंस्पायरेशन का काम करता है, इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। डेडिकेशन के साथ मैं काम करता हूँ और जिससे अगले बच्चे सफल होते हैं। IMDS मेरा कोड वर्ड है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, डेडिकेशन टू गेट सक्सेस, IMDS, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कोड वर्ड है, इसी पे हम काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज की मेहनत हम लोगों की कल रंग लाएगी। और आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, लॉगरिथमिक फंक्शन तो हमने पढ़ा दिया, एक्सपोनेंशियल भी हो गया, मॉड भी हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हो गया, एक दिन पूरा सिलेबस भी हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, समय तो बीतता रहता है। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि इसको अच्छे से पढ़ा करें, नोट्स बनाएं, एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ें। समीर बंसल जी की बुक हम करा ही रहे हैं, एक्सरसाइज 1, वो 10-10 चलेगा। देखो जैसे ही हम ये कैलकुलस ख़त्म हो जाएगा ना, तो वेक्टर 3D में इतना रस नहीं मचाएंगे। उस समय क्या करेंगे, क्लास को थोड़ा कम कर देंगे और ये क्या कहते हैं, जो डिस्कशन है 10-10 क्वेश्चन वाला, इसको हम फास्ट कर देंगे, है ना। 10 क्वेश्चन वाला मॉर्निंग इवनिंग 20-20 क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। और मैं चाहता हूँ बच्चों कि आप हम 100% मारो। JEE मेन में 100%, मैं 91 बोला करता था, लेकिन अब मैं सोचाऊँगा 100% दिलवाऊँगा, है ना। आप उस तैयारी के साथ कर, कुछ नहीं छोड़वाऊँगा यार। एक क्वेश्चन सिंगल नया दिखेगा ना, तो हमसे बात करना आप सब। मैं दावे के साथ कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक आप एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए, है ना, हैप्पी। ये और अपने अंदर जील को, वो इंस्पिरेशन को रखिए, है ना, फायर, वो जील अपने अंदर की, इसको पाना है। काग चेष्टा वको ध्यानम स्वर्ण निद्रा तथैवच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, है ना। ये 5 लक्षण पे आप एकदम मोटिवेशन के साथ काम करिए। हम तो आपके लिए हैं ही, है ना। अब क्या चाहिए आपको, हम टॉप करा रहे हैं ना। यू डोंट वरी बच्चों, बस आप हमारा स्टार्टिंग में सहयोग कर दो, उसके बाद जैसे ही हो जाएगा यार, हम क्यों फिर कहेंगे, आप बताओ। अभी हमें ज़रूरत है, आप नए हैं मार्केट में, तो थोड़ा सा पुराने बन जाएं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे अपने आप नेटवर्क पहुंच जाएगा ना, तो ऐसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं होगी। हैव ए ग्रेट डे बच्चों, बाय, जय हिंद।
जय भारत, वंदे मातरम।